Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss the remaining half chapter of social stratification. कल हमने उसका इंट्रोडक्शन डिफरेंट उसके बारे में जो कंसेप्ट्स थे या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो डिस्कस की थी। आज हम इसका ओरिजिन, इसकी डेवलपमेंट और इसका हिस्टोरिकल सिस्टम को पढ़ेंगे और आगे भी देखेंगे कौन से टॉपिक्स मज़ीद हैं इसमें कवर करने के लिए। In early societies, people shared a common social standing. As societies evolved and became more complex, they began to elevate some members. Today's stratification, a system by which society ranks its members in a hierarchy, is the norm throughout the world. पहले वो कहते हैं कि सब लोग बराबर होते थे क्योंकि सोसाइटीज़ इतनी डेवलप्ड नहीं थी, बट विद द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटीज़ डेवलपमेंट ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है ये क्रिएट हो गई है और कुछ लोग जो हैं उनको हम आगे रखते हैं, कुछ लोगों को हम पीछे रखते हैं। अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज़ वन इन विच देयर इज़, वही सारी बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ ली हैं कि स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी क्या होती है, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर्स, रिवार्ड्स होती है। किसी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, किसी को कैसे ट्रीट करते हैं, किसी के सामने जाते ही हमारा जो है वो बीपी डाउन हो जाता है और किसी बंदे को देख के हमारा पारा चढ़ जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। अब हम देखते हैं मज़ीद क्या सिस्टम था पास्ट के अंदर। हॉन्टिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, कुछ जैसे आज के दौर में कोई बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो पहले क्या था कि कोई जो हंटिंग करता है, कोई गैदरिंग फूड गैदरिंग करता है, यही काम थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ हैड अ लिटिल स्ट्रेटिफिकेशन। मैन हॉन्टेड फॉर मीट वाइल वुमेन गैदर्ड एडिबल प्लांट्स एंड द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी डिपेंडेड ऑन ऑल इट्स मेंबर्स शेयरिंग व्हाट इट हैड। मैन का काम क्या था? हंटिंग करना, ठीक है, फ़िशिंग भी उसमें हो सकती है। और वुमेन का काम क्या था? ऐसे पौधों की तलाश करना जिनको खाया जा सकता है, और बाकी सारा जो काम था वो भी मिल के लोग करते थे। द सोसाइटी एज अ होल अंडरटुक द rearing and socialization of children and shared food and other acquisitions more or less equally. Therefore, no group emerged as better off than एंड द अदर। कोई भी किसी से ज़्यादा बेहतर नहीं था और कोई भी किसी से ज़्यादा बदतर नहीं था, ऑलमोस्ट सभी लोग सेम थे। हॉर्टिकल्चर, पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, पहले हमने हंटिंग और जो है गैदरिंग ये दो चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हॉर्टिकल्चर है, पेस्टोरल है एंड एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब बागबानी वगैरह, पेस्टोरल जो है वो आप मवेशी वगैरह जो पालते हैं, और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर भी वही है कि आप काश्त वगैरह करते हैं, ज़राअत करते हैं। द इमर्जेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी लेड टू सोशल इनइक्वालिटी, इसी ने सोशल इनइक्वालिटी की बुनियाद रखी। वो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जिसके कब्ज़े में बहुत ज़्यादा जगह थी, जिसने ज़्यादा अच्छी चीज़ें उगाईं, जिसने ज़्यादा अच्छी चीज़ें पाल लीं, वो बंदा जो है वो अमीर बन गया, और बाकी जो बेचारे उसकी मुंह की तरफ फूड की वजह से देख रहे थे वो गरीब बन गए। और यहीं से बुनियाद रखी गई। उसने थोड़े थोड़े फूड के बदले लोगों से ज़्यादा काम करवाना शुरू कर दिया, ज़्यादा फसलें उगवाईं, ज़्यादा मेहनत करवाई, ठीक है, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बुनियाद रखी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रुप्स हैड रिलायबल सोर्सेज ऑफ फूड। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ कल्टिवेटेड प्लांट्स वाइल पेस्टोरल सोसाइटीज़ domesticated and bred animals. Societies grew larger and not all members needed to be involved in the production of food. ये सारी चीज़ें हुई। Pastoral societies began to produce more food than was needed for mere survival, which meant that people could choose to do things other than hunt for or grow food. क्योंकि उन्होंने जब पहले तो वो इकट्ठा करके खाते थे ना, जहाँ से जो मिला, लेकिन जब उन्होंने ख़ुद उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, फिर उनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा भी होता था। तो जब उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा, तो उनके पास ज़्यादा टाइम था कि वो और चीज़ें भी कर सके। फिर उन्होंने न्यू चीज़ें जो हैं वो करना स्टार्ट की। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड जॉब स्पेशलाइजेशन, और यहीं से तो डिवीज़न ऑफ लेबर हुई और यहीं से स्पेशलाइजेशन हुई। आप इसको ये रीडिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है
इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के मिड में तकरीबन जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों ने मशीनरीज़ फैक्ट्रीज़ लगाना स्टार्ट कर दी। यहाँ से रिच एंड पुअर की जो एक स्ट्रेटिफिकेशन थी वो ज़्यादा स्टार्ट हुई। यहाँ से जो मालिक था, जो बिजनेसमैन था या जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके पास काम करने वालों को उसने मिसयूज़ किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको उनके काम का थोड़ा सिला दिया और ज़्यादा काम लिया, और वो अमीर से अमीर और वो गरीब से गरीब। यही है वो, ठीक है। द गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नोट्स वाइडन्ड। यहाँ से वहाँ जब फूड की उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की तब से ये गैप शुरू हुआ, और यहाँ पे जिनके पास कुछ है और हैव्स वो हैं जो रिच हैं और हैव नोट्स वो हैं जो पुअर हैं, तो इनके दरमियान जो एक गैप था वो बढ़ता ही गया यहाँ से। द इम्प्रूवमेंट फॉर वर्किंग कंडीशंस बाय द मिडल ऑफ द 90s वर्कर्स। 16वीं सदी के दरमियान में जाके, ठीक है, 1550 में तकरीबन जाके क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और 19th सेंचुरी के मिडल में क्या हुआ है, वर्कर्स हैड बिगन टू सिक्योर राइट्स फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पे लोगों को एहसास हुआ है, जैसे कार्ल मार्क्स जैसे थीरिस्ट्स आते हैं जो बताते हैं कि ये लोग किस तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो लोगों ने अपने जो थे सेफ्टी के लिए काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी वेजेस के लिए आवाज़ उठाई कि हमसे ज़्यादा काम करवा के हमें बहुत कम दिया जाता है। दे कुड परचेज होम्स, ऑटोमोबाइल्स and a vast array of consumer goods, though their financial success was nothing compared to that of their bosses. The gap between the two was narrowing and the middle classes grew stronger. यहाँ पे मिडिल क्लास ने आवाज़ उठाई अपने राइट्स के लिए, और वो जो गैप क्रिएट हुआ था ना हैव्स एंड हैव्स के नोट्स के दरमियान, वो थोड़ा सा तंग होने लगा। एट द सेम टाइम न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी टुक होल्ड। इसके बाद कुछ फॉर्म्स ऐसे बन गए इनइक्वालिटी के। द इंक्रीजिंग sophistication and efficiency of factory machines led to the need for a different kind of worker, one who could not only operate certain kinds of equipment but could also read and write. यहाँ पे सिर्फ काम करने वालों की ज़रूरत नहीं रही, फिर कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो ख़ास किस्म की फैक्ट्रीज़ मशीन्स को ऑपरेट कर सके, जो पढ़ना और लिखना जानते हों, क्योंकि अब काम हाथों से नहीं मशीनों से किया जाने लगा था। Post-industrialist industrialist societies. The rise of post-industrialist societies in which technology supports an information-based economy has created further social stratification. ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बाद जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई हैं, इन्होंने चूँकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसमें यहाँ पे आके ज़्यादा ही स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट हो गई। फ्यूअर पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज़ वाइल मोर वर्क इन service industries. Education has become a more significant detriment of social position. The information revolution has also increased global stratification. Even though new technology allows for the global economy, it also separates more clearly those nations who have access to the new technology from those who don't. जो कौमें अब आगे हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, जैसे चाइना के अंदर सिलिकॉन चिप्स जो है वो ताइवान के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर नज़र रख रही है कि भाई ये चीज़ अगर हमारे हाथ में आ जाए, और पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। इवन अमेरिका जो है उसको भी इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है कि उसको पता है कि इस चीज़ के बगैर, सिलिकॉन चिप्स के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बन सकती, कंप्यूटर नहीं बन सकता, फ़ोन नहीं बन सकता, लैपटॉप नहीं बन सकता, तो फिर वहाँ से वो चीज़ तो मंगवानी पड़ेगी। तो जो बंदा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे है वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और जो पीछे है वो पीछे जा रहा है। इट मीन्स कि देयर इज़ स्टिल एन इंक्रीज़ इन द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। हिस्ट्री में क्या सिस्टम रहा है स्ट्रेटिफिकेशन का? All societies are stratified, but the criteria used to categorize people very widely. इसमें क्राइटेरिया में डिफरेंस है। वेरी का मतलब है कि मतलब फ़र्क है बहुत ज़्यादा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ टेकन मैनी फॉर्म्स थ्रू आउट हिस्ट्री, इंक्लूडिंग स्लेवरी है,
स्टेट सिस्टम है, इंडेंचर्ड सर्विट्यूड है, कास्ट सिस्टम है, द क्लास। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं कि कास्ट सिस्टम कहाँ पे है और स्लेव एंड मास्टर सिस्टम कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सिस्टम ऑफ स्लेवरी जो है ये हमें पता है कि किस तरह हमें इवन कुरान पाक के अंदर भी या ओल्ड जो बाइबल के टेस्टामेंट्स हैं या हदीस से भी हमें पता चलता है कि पास्ट के अंदर किस तरह से लोगों को ग़ुलाम और बांदी बनाया जाता था और उनसे काम करवाना जो मर्ज़ी, उनको जस्ट फूड प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। अब अगर हम बात करें स्लेवरी की तो फिर क्वेश्चन ये है कि स्लेवरी लोग किस तरह किसी को ग़ुलाम बनाते थे। तो इसमें फ़र्स्ट कंडीशन जो है वो डेब्ट की है। हो सकता है कि मैंने आपका या किसी बंदे का कर्ज़ देना हो और वो रकम मैं ना चुका पाऊँ, तो वो उसके बदले में क्या करेगा कि मुझे और इवन मेरी फैमिली के मेंबर्स को भी अपना ग़ुलाम बना सकता है कि तुम ये रकम नहीं चुका पाओगे तो तुम्हें मेरे ग़ुलामी करनी पड़ेगी। फिर क्राइम्स हैं, फैमिलीज़ अगेंस्ट होम अ क्राइम हैड बीन कमिटेड माइट एनस्लेव मेंबर्स ऑफ द प्रिविटेटर्स फैमिली एज कॉम्पेंसेशन। यानी कोई बंदा जो है वो किसी का कत्ल कर देता है तो वो उसकी फैमिली मेम्बर्स को या उसको सज़ा के तौर पे अपना ग़ुलाम बनाएगा कि भाई उसका जो है वो कफ़ारा करने के लिए अब तुम्हें मेरी ग़ुलामी करनी पड़ेगी। पायनियर्स ऑफ वॉर स्लेव्स वर ऑफन टेकन ड्यूरिंग वॉर टाइम और व्हेन अ न्यू टेरिटरी वाज बीइंग इन्वेडेड। जैसे अब हम किसी टेरिटरी के ऊपर जो है वो वार वगैरह करते हैं, अटैक करते हैं, तो वहाँ पे जाके हम अगर उसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पे कंट्रोल अपना कर लेते, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको हम अपना स्लेव बना लेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हमें पास्ट में बहुत सी मिलती, रोम में मिलती हैं और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। बिलीव्स ऑफ इनहेरेंट सुपीरियरिटी। सम पीपल बिलीव दैट दे हैव अ राइट टू इंस्लेव दोज हु दे बिलीव आर इनहेरेंटली इन्फीरियर टू दैम। जैसे अब इंडिया के अंदर वो कास्ट्रियाज, ब्राह्मण्स और शूद्रास जो समझते थे कि भाई ये कास्ट सिस्टम जो है इसको हम ये ग़ुलामी करने के लिए ही या सफाई करने के लिए या इस तरह की मतलब कैटेगराइज़ कर देना कि ये बहुत नीच कौम है, तो ये बने ही ग़ुलामी के लिए हैं और हम चूँकि ऊंची किसी ज़ात से हैं, बरादरी से हैं, तो हम तो रूल करने के लिए बने हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट्स भी थे कि भाई किसी ख़ास नस्ल को वो कहते थे कि ये तो ग़ुलाम बनने के लिए ही बने हैं और हमने इनसे अपनी ग़ुलामी करवानी है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट सिस्टम। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, और अब भी हम इसको थोड़े डिटेल से है, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। एन एंशिएंट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट टुडे वाज द स्टेट सिस्टम। अब ये मौजूद नहीं है। अ थ्री टायर्ड सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द नोबिलिटी, द क्लर्जी एंड द कॉमनर्स। एक तो नोबल क्लास है, अशरफिया ऊंची क्लास है, क्लर्जी एक रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल जो मजहबी लोग थे जैसे मौलवी वगैरह या पादरी वगैरह, ये इनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। दूसरी जो थी वो वर्किंग क्लास थी, जो कॉमनर्स थे, उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। उनका काम बस इन दोनों लोगों को इनकी सेवा करना और इनको सर्व करना होता था। कास्ट सिस्टम भी हमने पहले भी पढ़ा है, इसमें वही आ जाएगा जैसे इंडिया में शूद्रास, ब्राह्मण्स, कश्तरियास, और पाकिस्तान के अंदर भी जैसे कास्ट सिस्टम है। कुछ बरादरियाँ ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं, लोगों ने ये सेट की हैं स्टैंडर्ड्स कि वो बड़ी इन्फीरियर हैं, और कुछ ऐसी जो हैं कौमें ये बड़ी सुपीरियर लोग हैं ये। तो इस तरह से हर जगह पे जो कास्ट सिस्टम था ये चलता है, इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफ़िकली उन्होंने कास्ट सिस्टम की बात करते हुए इंडिया का जिक्र किया है कि इंडिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के साथ जोड़ा जाता है। और अगर इंडिया की हम बात करें तो पाकिस्तान जो है ये चूँकि इनकी पार्टीशन हुई है, तो हम दोनों की बात करेंगे कि यहाँ पे भी वही सिस्टम है। काफ़ी हद तक मुस्लिम्स के अंदर भी वो चीज़ें मौजूद है। तो इसकी आपने रीडिंग कर लेनी कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी जो बने थे। ये शूद्रास को वो वर्कमैन समझते थे, ठीक है, और वेश्या जो कॉमर्स के लिए, तजारत वगैरह के लिए, काश्तरियास जो उनसे भी सुपीरियर कौम थी जो कि जंग के वॉरियर्स हुआ करते थे, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, पादरी जो थे वो बड़ी अपर क्लास थी जिनकी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो कोई काम नहीं करता था। नेक्स्ट है यूरोप। सोशल सिस्टम आइडेंटिकल टू कास्ट सिस्टम फाउंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड हैव हिस्टोरिकल एग्जिस्टेड इन यूरोप एज वेल। वो कहता है कि यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी कास्ट सिस्टम मौजूद है। यूरोपियन सोसाइटीज़ वर हिस्टोरिकली स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू क्लोज्ड endogamous social systems with groups such as the nobility, clergy, bourgeoisie and peasants।
ठीक है। ये भी मतलब नोबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि अपर क्लास जो थी वो नोबिलिटी, क्लर्जी जो ये पादरी चर्च वगैरह के जो मज़हबी तरह के लोग हैं, बर्जियोजी वो क्लास है जो कि इन्वेस्ट करती है पैसा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और पीजेंट्स किसान हैं जो फसलें उगाते हैं और अनाज उगा के इनका काम क्या है, इन नोबल क्लास को, क्लर्जी क्लास को और बर्जियोजीज़ को फूड प्रोवाइड करना, इन बेचारों का ये काम है। तो वहाँ पे भी ये सारा सिस्टम मौजूद है। ये क्लास सिस्टम है, थोड़ा डिटेल से हमने पहले भी पढ़ लिया है कि भाई सोसाइटी में क्लास अपर, मिडल एंड लोअर या वर्किंग क्लास जो है ये हर जगह पे मौजूद है। ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स है, वही चीज़ें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आपने जस्ट इनकी रीडिंग्स कर लेनी है, ठीक है। बाकी हमने जो पार्ट 1 में पढ़ लिया है ऑलमोस्ट वही चीज़ें इनफ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप हाईलाइट जो की हुई हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। कुछ टर्म्स हैं जैसे बॉर्जियोसिस हो गए, क्लर्जी मैन, और ये सारी इनकी जो कैटेगरीज़ हैं, इसको आपने पढ़ लेना है, रीडिंग आपने कर लेनी, वरना वो जो पार्ट 1 मैंने वीडियो दी है वो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स थे वो कवर हो गए थे। ओरिजिन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट क्या है कि ये कैसे ओरिजिन हुई थी। रिगार्डिंग द रीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन मैनी व्यूज़ हैव बीन गिवन। गम्प्लोविक्स, ओपनहेमर and the sociologist contended that its origin is to be found in the conquest of one group by another। यानी एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप को अपने कंट्रोल में करता है, या एक टेरिटरी यानी एक किसी मुल्क का जो बादशाह है वो जब किसी दूसरी रियासत को कंट्रोल करता है, या एक शख्स किसी दूसरी सोसाइटी को कंट्रोल करता है, किसी दूसरी जो है वो कंट्री को कंट्रोल करता है, तो फिर वहाँ से ये स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। हमने जो चीज़ें पहले डिस्कस की, ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी डन, लेकिन इसकी आपने पढ़ लेनी। ओरिजिन जो है इस चैप्टर का जो है टॉपिक्स के अंदर है, हमने ओरिजिन पढ़ना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो किंग्सले डेविस जो है उसने एम्फेसिस दिया है कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर तमाम लोग इक्वल हो जाएंगे तो सर्व करने वाला कौन होगा, ठीक है। हर बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप पे ही डिपेंड नहीं करता। अगर मैं एक बंदा जो है वो पीजेंट है, वो किसान है, वो अनाज उगाता है, तो वो चक्की भी तो नहीं ना चला रहा कि वो आटा पीस भी खुद लेगा। अगर वो कपास उगा रहा है तो वो फिर ये तो नहीं है कि कपड़ा भी खुद बना लेगा और पहन लेगा, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है एक दूसरे की नीड्स को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये नीचे उसने बताया कि चीफ्स, किंग्स, एरिस्टोक्रेट्स और द अपर क्लास ऑल हैव द सेम इंटरेस्ट सिक्योर देयर पोजीशन। मतलब सोसाइटी में ये जो बड़ी क्लासेस हैं, जो बड़े लोग हैं, जैसे चीफ्स हैं, किंग्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, इन सब ने क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। बाकी के लोग इनको सर्व करने के लिए, लेकिन सब लोग जो है वो किंग्स नहीं बन सकते, चीफ्स नहीं बन सकते। ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट आर इट्स मेजर टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, दोनों आपको पता होनी चाहिए। डिटेल नोट ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्टार्ट में हमने पढ़ा था इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुई है। व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ, अभी हम पढ़ के हटे हैं कि डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी क्या राय है। व्हाट आर द 4 मेजर हिस्टोरिकल सिस्टम्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, वही कास्ट सिस्टम आ गया, स्टेट सिस्टम आ गया, स्लेवरी सिस्टम आ गया, ये है इसका जो है वो सिस्टम।